अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। हॉस्पिटल। काव्यांश बाहर आकर कॉल उठाया तो फोन के दूसरे साइड से बहुत ही प्यारी आवाज आई। भाई। काव्यांश ने उस आवाज को सुनकर धीरे से कहा, हम। काव्यांश का हम सुन अन्या ने रोते हुए कहा, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? उन सब में मेरी क्या गलती थी? आप लोग मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? मैंने क्या किया है भाई? काव्यांश ने गहरी सांस लेते हुए अन्या से कहा, गुड़िया क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी गुड़िया, इसलिए ज्यादा सोचो मत। तुम्हें कुछ चाहिए? ये तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। काव्यांश इतने प्यार से बात कर रहा था कि अगर कोई और इंसानों उसे देख ले तो वह बेहोश हो जाए, क्योंकि वह हमेशा लोगों से गुस्से और तेज आवाज में बात करता था, कभी भी किसी से प्यार और नर्म लहजे से बात नहीं की थी। आन्या ने रोते हुए कहा, भाई मुझे इस बार अपने बर्थडे पर मेरे तीनों भाई चाहिए। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं धमकी नहीं दे रही भाई, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि आप तीनों ही मेरी जिंदगी जीने की वजह थे और आप तीनों ही मुझे छोड़कर चले गए। काव्यांश ने प्यार से कहा, गुड़िया तुम जानती हो तुम जो कह रही हो वैसा कभी नहीं हो पाएगा। तुम जानती हो मैं उस बड़ी सी हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। तुम्हें जो चाहिए अपने बर्थडे में मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारी यह जिद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान क्यों बन रही हो गुड़िया? आन्या ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं जानना भाई। 6 साल हो गए उस बात के। बड़ों की लड़ाई में मेरी क्या गलती है? मैं क्यों अपने भाइयों से दूर रहूं? पापा ने गलत किया है तो उन्हें सजा देना, मुझे क्यों दे रहे हैं? काव्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन गुड़िया, आन्या ने बीच में ही कहा, ठीक है भाई, आप मेरे बर्थडे पर नहीं आएंगे ना तो मत आइए, लेकिन मेरी मौत पर तो आएंगे ना? तो यही सही, मेरी मौत पर ही आएगा आप। आन्या की बातों ने काव्यांश को गुस्सा दिला दिया। काव्यांश अपनी गुड़िया पर चिल्लाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे लेकिन गुर्राते हुए कहा, आन्या बच्चों जैसी जिद बंद करो। तुम 2 दिन बाद 18 की हो जाओगे। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे बर्थडे में आऊँ? तो ठीक है, मैं तुम्हारे बर्थडे में आने कोशिश करूँगा, लेकिन वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊँगा। समझ में आया गुड़िया? ये सब करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अभी मैं फोन रखता हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर काव्यांश ने फोन रख दिया। काव्यांश जब कांची के रूम में आया तो देखा बेड खाली है। काव्यांश ने पूरे रूम को चेक किया तो कांची को रूम में ना पाकर वह हैरान हो गया। गुस्से से उसकी भावें तन गई। उसे लगा कि कांची फिर से उसे बिना बताए यहाँ से चली गई। उसने गुस्से से डोर ओपन कर बाहर आया तो दोनों बॉडीगार्ड वैसे ही खड़े थे। काव्यांश ने गुस्से से एक बॉडीगार्ड के कॉलर को पकड़ चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को यहाँ स्टैचू की तरह खड़े रहने के पैसे नहीं देता हूँ। सबके सब निकम्मे हो। तुम्हारी मैडम रूम से गायब है और तुम सब इतने रिलैक्स खड़े हो, निकम्मे कहीं के। काव्यांश की इस तरह चिल्लाने से बॉडीगार्ड ने नजरें झुका ली। बॉडीगार्ड ने जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो एक नर्स ने आते हुए कहा, मिस अग्रवाल हॉस्पिटल के लॉन में हैं। उस नर्स की आवाज सुन काव्यांश पीछे पलटा तो काव्यांश को देख नर्स पीछे हो गई और अपनी नज़र नीचे कर कहा, मिस अग्रवाल को घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वह कुछ वक्त के लिए बाहर वॉक करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ही उन्हें लॉन तक छोड़ आऊँ, तो मैं ही उन्हें लेकर गई थी। मैं उन्हीं के पास से आ रही हूँ। उनकी कुछ मेडिसिन्स रह गई थी। काव्यांश नर्स के करीब जाने लगा तो नर्स डर से पीछे जाने लगी। काव्यांश अपनी जगह रुककर हर वर्ड को चबाते हुए कहा, मेरी बिना परमिशन के मेरी वाइफ के साथ कुछ भी मत किया करो, अंडरस्टैंड? आगे से बिना मेरी परमिशन के मेरी वाइफ के आसपास भी नजर मत आना। जो भी करना हो पहले मुझसे पूछना फिर करना। काव्यांश की टोन में कुछ ऐसा था कि नर्स के माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें आ गई। काव्यांश नर्स को देखते हुए कहा, जाओ, खड़ी क्यों हो, मेडिसिन लेकर आओ। नर्स रूम के अंदर जाते हुए कहा, अजीब सन की इंसान है, पता नहीं बेचारी मिस कांची इस साइको को कैसे झेलती होंगी। पता नहीं यह सन की मिस कांची का क्या लगता है।
नस ऐसा इसलिए कि रही थी क्योंकि वह अभी कुछ घंटे पहले ही आई थी, क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जिसे वह सनकी कह रही है वह सच में सनकी है। नस मेडिसिन्स लिए बाहर आकर काव्यांश को देते हुए कहा, यह मिस कांची को देनी है। काव्यांश अपने सामने खड़ी नस को एक नज़र देखते हुए कहा, मिस नहीं, मिसेज रघुवंशी है वह। आगे से ध्यान रखना। इतना कहकर काव्यांश वहां से चला गया। नस की हैरानी से तो आंखें फैल गई, उसका मुंह खुल गया। उसे शॉक लगा कि यह साइको उसकी मासूम पेशेंट का पति है। वह जल्दी से कैफेटेरिया में चली गई। यूनिवर्सिटी। मनन पिछले 2 दिन से यूनिवर्सिटी आ रहा था, लेकिन कियारा पिछले 2 दिनों से उसका लेक्चर अटेंड नहीं कर रही थी। कियारा को अपने लेक्चर में ना देखकर मनन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पिछले 2 दिनों से मनन कियारा का फोन लेकर आ रहा था, लेकिन उसे कियारा कहीं नहीं दिख रही थी। मनन अपना लेक्चर खत्म करके कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने चला गया, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। मनन कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो कॉफ़ी के कप पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि उसके सामने कियारा किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। कियारा ने आज ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहना था। एक हाथ में घड़ी थी तो दूसरे हाथ में बहुत सारे धागे और बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड भी थे। कियारा जहां खड़ी थी वहां एक लड़का और 3 लड़की थी। उनका एक 5 लोगों का ग्रुप था। कियारा उस लड़के को देख मुकुरा कर बातें कर रही थी और यह बातें मनन को जहर लग रही थी। उसे कियारा का लड़कों से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। उस ग्रुप के लड़के ने कियारा को देखते हुए पूछा, मिस राजपूत, तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं है, तुम तो लड़की से नफरत करती हो, तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? उस लड़के का सवाल सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए स्ट्रॉ से लेमन जूस पीते हुए अपने सामने बैठे रणधीर से कहा, गुड क्वेश्चन मिस्टर बॉडीगार्ड। कियारा के मुंह से बॉडीगार्ड सुन रणधीर का मुंह खुल गया। रणधीर के खुले मुंह को कियारा अपने हाथों से बंद करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेसमैन बाप मुझ पर नजर रखवा रहा है, ताकि मैं अपने सो कॉल्ड बाप की सच्चाई दुनिया के सामने न बता दूं, जो खुद को लोगों के सामने बहुत ही शरीफ इज्जतदार बिजनेसमैन न दिखाते हैं, जो कि असलियत में वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने बॉस से कह देना कि जबरदस्ती की बेटी को ना तो उनमें दिलचस्पी है और ना ही उनकी सच्चाई में। अगर मुझे सच्चाई बताना होता ना तो वह क्या उनके खुद के बाप भी मुझे नहीं रोक पाते। समझ में आया तुम्हें? आइंदा से मेरे आसपास नजर मत आना। आज तो सही सलामत वापसी जा रहे हो, अगली बार अगर मुझे तुम मेरे आसपास दिखे तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। कियारा राजपूत तुम्हारे बॉस की तरह धमकी नहीं देती है, सीधा करके दिखाती है। अगर प्रैक्टिकल देखना हो तो दोबारा मेरे सामने आना। ओके। इतना कहकर कियारा ने लेमन जूस के गिलास को टेबल पर झटके से रखते हुए अपने घर ल ग्रुप से कहा, चलो यहाँ से। पता नहीं सभी लड़की को मुझसे ही क्यों बेइज्जती करवानी होती है, जो मुंह उठाकर चले आते हैं मेरे पास। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रणधीर कियारा को जाते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई लाइक इट, तुम वाकई में बहुत अलग हो, काफी इंटरेस्टिंग हो, तभी तो तुम्हारा बाप तुमसे परेशान है। इतना कहकर वह सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। क्या अन्या की बर्थडे पार्टी में कोई तूफान आएगा? रघुवंशी मैंशन। सुबह के 3 बजे बज रहे थे। साक्षी जी बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। तभी मानव जी अपने हाथों में कॉपी लिए हुए स्टडी रूम से रूम में आए तो साक्षी जी को बेड पर बैठे देख हैरान हो गए। उन्होंने कॉपी को बेड साइड टेबल पर रखते हुए साक्षी जी के करीब बैठते हुए साक्षी जी से पूछा, आप सोई नहीं, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? मानव जी की आवाज सुन साक्षी जी ने नजरें उठाई तो मानव जी हैरान हो गए। साक्षी जी की आंखें लाल और सूजी हुई थी। साक्षी जी की आंखों से पता चल रहा था कि वो काफी रोई हुई हैं। साक्षी जी की आंखों को देख मानव जी बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने साक्षी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है और आप रो क्यों रही थी? साक्षी जी अपने हाथ को पीछे लेते हुए मानव जी को देखते हुए कहा, मैं अब और नाटक नहीं कर सकती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, कभी नहीं। मानव जी ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। साक्षी जी ने मानव जी को देखते हुए कहा,
आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था आपसे प्यार करना। मैंने जिंदगी में आपसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की थी। अपने प्यार के पागलपन में मैंने आपके साथ शादी की। मुझे नहीं पता था मैं जिससे प्यार करती थी उसकी सोच इतनी घटिया होगी। वो एक घटिया इंसान होगा। मैं आपके हर गलत काम में आपका साथ देती रही। आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने तो अपनी बच्ची को मार ही डाला है। कम से कम किसी और के बच्चे को मारना बंद करें। अब वह सिर्फ कांच नहीं रही है, आपके बेटे की वाइफ भी है। अगर उसकी वाइफ को एक भी खरोच आएगी तो वह आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपके साथ अब अच्छे होने का नाटक नहीं कर सकती। आप खुद अपना सच काव्यांश को बता दीजिए। अगर किसी और से काव्यांश को आपका सच पता चला तो अफसोस, आप अपने बेटे को खो देंगे। मानव जी की भावें तन गई। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्होंने साक्षी जी को देखते हुए कहा, तुम्हारे भी पर निकल आए। साक्षी जी ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे परों को तो आपने 25 साल पहले ही काट दिया था। मैं आपके साथ अब तक इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके साथ रहना अपनी सजा मान रही हूँ। अपने माँ बाप का दिल दुखाने और उनकी इज्जत का तमाशा बनाने की उन सब की सजा काट रही हूँ। लेकिन अब आपने जो किया है उसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने क्या सोचकर कांच के जूस में जहर मिलाया? आपने एक बार भी सोचा था अगर आपका बेटा वह जूस पी लेता तो आप क्या करते? मानव जी ने गुस्से से कहा, शट अप, दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं ये सब ना सुनो। मैं सो जाऊँ, काफी रात हो गई है क्योंकि हमें कल मुंबई जाना है आन्या बर्थडे जे पार्टी में। इतना कहकर मानव जी बेड के दूसरे साइड जाकर लेट गए और लाइट ऑफ कर दिया। वो पूरा कमरा अंधेरे में समा गया। साक्षी जी वैसे ही बैठी रही। नींद उनकी आंखों से गायब हो चुकी थी। बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने कुछ सोचा और एक फैसला लिया। यही सब सोचते हुए 2 घंटे बाद वह नींद की दुनिया में चली गई। हॉस्पिटल। काव्यांश जब हॉस्पिटल के लॉन में आया तो कांची को वहां बैठे चेयर पर देख हैरान हो गया, क्योंकि कांची बड़े ही आराम से अपने गोद में मोबाइल रखकर क्रिकेट देख रही थी। कांची क्रिकेट को ऐसे देख रही थी जैसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम दुनिया में और कोई नहीं। काव्यांश बिना पलके झपकाए कांची के हर मोमेंट को देख रहा था, जो क्रिकेट देखने में इतनी मस्त थी कि काव्यांश के आने पर उनसे काव्यांश को मुड़कर देखा भी नहीं। और यही बात काव्यांश को बहुत ही बुरी लगी क्योंकि कांची उससे ज्यादा क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रही थी। काव्यांश को कांची के हाथ में पड़े फोन से भी जलन हो रही थी। उस फोन पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उससे ज्यादा उसे अटेंशन मिल रही थी। काव्यांश ने कांची के हाथ से फोन लेकर गुस्से से पटक दिया। कांची जो अपने गोद में मोबाइल रख आराम से क्रिकेट देखने में बिजी थी, अचानक से हुए एक्शन से शॉक्ड हो गई। उसने बिना काव्यांश को देखे हुए गुस्से से चेयर से उठते हुए चिल्लाया, ये क्या घटिया हरकत है, पागल इंसान। लेकिन जब उसकी नज़र काव्यांश पर पड़ी तो बाकी की आवाज उसके गले में ही रुक गई। काव्यांश कांची को देखते हुए दांत को पीसते हुए कहा, बोलो स्वीटहार्ट, चुप क्यों हो गई? बोलो ना, क्या बोलना है? रात के 3 बजे तुम्हें क्रिकेट देखना है और झूठ कहा कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। काव्यांश कांची को ऐसे डांट रहा था जैसे कांची ने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। कांची जिसकी नजरें अपने टूटे हुए फोन पर थी, उसे काव्यांश की कोई भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। काव्यांश ने ऊंची आवाज में कहा, उधर क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो। कांची ने अपनी लंबी पलकें उठाई तो उसकी समंदर जैसी नीली आंखों में आंसुओं की बाढ़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसके गुलाबी गालों पर आ गए। काव्यांश कांची के आंसू को देख और भी चीड़ गया। उसे लड़कियों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं थी और कांची आंसू तो उसे और भी ज्यादा बेचैन करते थे। काव्यांश ने इरिटेट होते कांची के एक शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए अपने करीब कर अपने दूसरे हाथ के थंब से आंसू को साफ करते हुए पूछा, रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। कांची अपनी नीली आंखों से काव्यानह को घूरने लगी, मानो वह अपने आंखों से के रही हो। अब और बचा क्या है करने के लिए? काव्यांश ने जब कांची को अपनी तरफ घूरते देखा तो कोल्ड टोन में कहा, नजरें नीचे, मुझे पसंद नहीं का। ओही, मुझे घूरे, समझ आया तुम्हें?
काव्यांश ने नहीं कहा था। कांची तेज तेज से रोने लगी। कांची के इस तरह रोने से काव्यांश भी डर गया और उसने कांची को छोड़ दिया। कांची लून की घास पर बैठ गई और हिचकियों से रोने लगी। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह रो रही थी। अपने दोनों हाथों से अपने आंसू को तेजी से साफ भी कर रही थी, जिस वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे। वह इस वक्त काश्मीरी लाल सेब हो गई थी। काव्यांश कांची के पास बैठते हुए कांची से पूछा, यार तुम ऐसे क्यों रही हो? मुझे ये नमकीन पानी से बेहद नफरत है, इसे निकालना बंद करो। कांची ने हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे क्रिकेट देखनी है। कांची की बात सुन काव्यांश हैरान हो गया और उसे गुस्सा भी आ गया। तुम क्रिकेट के लिए रो रही हो? कांची अपने फोन को उठाते हुए कहा। मुझे क्रिकेट देखनी है अभी। कांची किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। काव्यांश कांची को सिर्फ घूर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, लड़के भी क्रिकेट के पीछे इतने पागल नहीं होते जितना उसकी वाइफ पागल है। कियारा अपनी फ्रेंड के साथ अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए जा ही रही थी कि अचानक से उसका सिर चकरा गया। उसे याद आया कि उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली है। कियारा ने अपनी फ्रेंड को रोकते हुए पूछा, क्या तुम सबके पास पानी है? कियारा का सवाल सुन उसकी तीनों फ्रेंड ने नामे गर्दन हिला दी तो कियारा ने अपने हाथों में लगी वॉच को देखते हुए कहा, लेक्चर शुरू होने में अभी 15 मिनट है, तुम लोग क्लास में चलो, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह तीनों को छोड़कर फ्रेंड की तरफ दौड़ गई। कियारा अपने सर को पकड़ते हुए खुद से कहा, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं कैसे अपनी मेडिसिन भूल सकती हूँ? कियारा अपने आप से बात करते हुए जा ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक रूम में खींच लिया। अचानक से होने वाले एक्शन पर कियारा की जैसे ही चीख निकलती, सामने वाले ने कियारा के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। कियारा की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने खड़े शख्स ने गुस्से से हर वर्ड पर जोर देते हुए कहा, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। कियारा को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली, क्योंकि सामने वाला शख्स उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कियारा आदमियों से इतनी नफरत करती थी कि किसी भी आदमी अपने इतने करीब नहीं आने दिया था जितना वह शख्स उसके करीब खड़ा था। उस शख्स ने कियारा के चेहरे को गौर से देखते हुए किचकिचाते हुए पूछा, कौन था वह लड़का जिससे तुम हंस हंस कर बात कर रही थी? उस शख्स ने कियारा के चेहरे पर से हाथ हटा दिया। कियारा ने गहरी सांस लेते हुए अपने सामने खड़े शख्स से गुस्से से कहा, जो कोई भी था आपसे मतलब मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूं उससे बात करूं। होते कौन हैं आप मुझसे ये सवाल करने वाले? अपनी लिमिट में रहकर बात करिए आप। इतना कहकर कियारा वहां से जाने लगी तो मनन झटके से कियारा की कलाई को पकड़कर कियारा को झटके से पीछे खींचकर दीवार से लगाते हुए बिल्कुल कियारा के सामने चट्टान की तरह खड़े होते हुए गुस्से से कियारा से कहा, अगर आगे से तुमने मुझसे कभी इस टोन में बात की ना तो तुम्हारी जबान काट कर फेंक दूंगा। मुझसे बहस करना बंद करो और बताओ कौन है। आज पहली बार कियारा को किसी मर्द से खौफ आया था। कियारा ने अपने आप को कंपोज करते हुए सामने खड़े मनन से कहा, बॉयफ्रेंड था मेरा, प्यार करती हूँ उससे। आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है प्रोफेसर? कियारा की बॉयफ्रेंड वाली बातों ने मनन के गुस्से को हवा दे दी थी। मनन की आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। मनन गुस्से से कियारा के बिल्कुल करीब जाकर कियारा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कियारा की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, तुम्हारे करीब आने वाले हर इंसान को मैं आग लगा दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझ में आया तुम्हें? अगर आज के बाद तुम मुझे किसी भी लड़के से बात करती हुई देखी ना, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मनन ने इतना ही कहा था कि कियारा ने अपनी पूरी ताकत से मनन के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर एक जोरदार पर थप्पड़ मनन के गाल पर मारते हुए कहा, मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूं, समझे आप? हमें मिले 4 दिन नहीं हुए और मैं आपकी जिद बन गई। मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा, आपके लिए मेरी सोच बदलने लगी थी। मुझे लगा कि शायद आप सभी मर्दों से अलग होंगे, पर मैं गलत निकली। आप बाकी मर्दों से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं जैसे हैं जो औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं।
उन पर अपना हक जताते हैं और जिसने उन्हें हक देने से मना किया तो मारने पीटने पे उतर आते हैं। मुझे तो मर्द जात से ही नफरत हो रही है। अगर मुझे ऊपर वाला एक अच्छे काम करने का मौका देता तो मैं सबसे पहले इस दुनिया से मर्द को ही गायब करती, समझे आप। मनन को कियारा की बातें अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी जंगली बिल्ली मर्द से इतनी नफरत क्यों करती है। कियारा ने मनन से कहा, मुझसे दूर रहिएगा, आज के बाद मेरे इतने करीब मत आइएगा वरना आगे मैं आपका प्रोफेसर होने का भी लिहाज नहीं करूंगी। मेरे करीब आने से पहले ये थप्पड़ याद करिएगा, मैं कोई मासूम भोली भाली रोने धोने वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे पत्थर का जवाब ईंट से देने आता है। मनन अपने गालों पर हाथ रख मुस्कुरा रहा था। मनन ने सामने खड़ी का छोटी ही यारा को देखते हुए कहा, एक बात मेरी भी तुम कान खोलकर सुनो कियारा राजपूत, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ बनोगी और किसी नहीं। अगर तुम्हारी जगह मुझे किसी और ने थप्पड़ मारा होता तो मैं अब तक उसके कई टुकड़े कर चुका होता। लेकिन ये तुम्हारा हक है। मुझे प्यार करने का, मुझे मारने का, मुझसे नफरत करने का, मुझ पर गुस्सा करने, सब कुछ तुम्हारा हक है क्योंकि तुम मेरा इश्क हो। इतना कहकर मनन ने अपने पॉकेट से एक आईफोन निकालकर ले कियारा के हाथ में रखते हुए कहा, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, जब कभी तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए या मुझे मिस करो तो मुझे कॉल कर लेना। कियारा का गुस्से से दिमाग फट रहा था। कियारा गुस्से से मनन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच कुछ होती है प्रोफेसर, लेकिन लगता है आप भूल गए हैं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिएगा क्योंकि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मैं चलती फिरती मौत हूँ, जिसकी भी जिंदगी में जाती हूँ उसे मौत की नींद सुला देती हूँ। मनन कियारा के गालों पर अपने हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, मुझे नींद पसंद है। मैं पिछले 6 साल से सुकून की नींद नहीं सो पाया हूँ। अगर तुम्हारे मेरे जिंदगी में आने से मुझे सुकून की नींद मिलती है तो मैं ट्राई करना जरूर चाहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब से अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना। जितना रखती थी उससे भी कई ज़्यादा अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब से तुम मेरी अमानत हो। मैं अपनी अमानत पर ज़रा भी खरोच और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ में आया। इतना कहकर मनन कियारा के ऊपर थोड़ा सा झुककर कियारा के गालों पर अपने दहकते होंठ को रख दिया। कियारा को अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ, उसे लगा उसकी धड़कन बंद हो गई। मनन कियारा से दूर हुआ, एक नज़र कियारा को देखा और उसे वैसे ही छोड़कर क्लासरूम से बाहर चला गया। कियारा अपनी जगह पर जम सी गई। वह 15 मिनट तक वैसे ही खड़ी रही। वह तब हकीकत की दुनिया में आई जब उसे फ़ोन की रिंग सुनाई दी। कियारा ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन पर देखा तो उस पर हनी फ्लैश हो रहा था। कियारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने गाल को जोर जोर से रगड़ने लगी। उसके गाल लाल पड़ गए, उसके गालों पर उसके नाखून भी लग गए। वह अपने गाल पर से मनन की छुअन को पूरी तरह से मिटा देना चाहती थी। आज पहली बार उसकी आंखों में भी आंसू था। 2 दिन बाद, इन 2 दिनों में कांच डिस्चार्ज होकर रघुवंशी मैंशन ना जाकर अग्रवाल विला जा चुकी थी। काव्यांश खुद उसे अग्रवाल विला छोड़कर आया था क्योंकि वह मुंबई जा रहा था। उसने कांची से कहा था कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम से आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, इसलिए जब वह अपना काम करके वापस आएगा तो उसे लेने आएगा और साथ में ही रघुवंशी मैनेशन जाएंगे। कांची भी यही चाहती थी, वह भी काव्यांश से कुछ दिन दूर रहना चाहती थी। आखिर उसे भी तो मुंबई जाना था क्योंकि 2 दिन बाद उसके मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। वो उस दिन को कैसे भूल सकती थी जिस दिन उसकी जिंदगी में तूफान आया था। काव्यांश मुंबई आन्या की बर्थडे पार्टी अटेंड करने नहीं गया था, बल्कि उसे जो सच पता चला था बस उसे क्लियर करने गया था। वह अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा था कि जो वह सोच रहा है वही सही हो, लेकिन कहते हैं ना, कब बड़ी ही कभी इंसान जो सोचता है वैसा कभी कुछ नहीं होता। माथुर हवेली। रात का वक्त। मधुर हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। सभी गेस्ट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे।
हर गेस्ट के हाथों में वाइन थी। शौर्य, मनन, मीनाक्षी, मानव, संजय, वहाँ हर कोई मौजूद था और एक ऐसा भी शख्स मौजूद था जिसके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी और वह था काव्यांश। काव्यांश ने जब अपनी मॉम डैड को यहाँ देखा तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। उसे अपनी सोच गलत लगने लगी थी तो वही मानव और मीनाक्षी जी भी अपने बेटे को यहाँ देख हैरान थे। पिछले 6 साल से वह आन्या की बर्थडे पार्टी में आते थे, लेकिन काव्यांश की चोरी से। लेकिन आज काव्यांश खुद आन्या के बर्थडे पार्टी में आया था, वह भी बिना बताए। शौर्य तो अपने भाई को देख बेहद खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शौर्य काव्यांश के पास आकर काव्यांश से कहा, क्या बात है डार्लिंग, कहाँ खोए हो? क्या मेरी सौतन को याद कर रहे हैं? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ डार्लिंग, क्योंकि तुम मेरी सौतन को नहीं लेकर आए। काव्यांश अपने हाथों में ड्रिंक लिए खड़ा शौर्य की बातों को सुनकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मनन उन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों के पास आकर काव्यांश को देखते हुए कहा, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज दोनों महान हस्तियों साथ में। क्या बात है, आप लोग यहाँ आए तो पार्टी में रौनक आ गई। काव्यांश मनन को देखते हुए कहा, बस भी करो मनन, मुझे टांट मारने की जरूरत नहीं है। मनन ने कहा, अरे मैं आपको मार सकता हूँ, आप तो इतने बिजनेसमैन हैं, आपके सामने मेरी क्या ही औकात है। काव्यांश ने मनन से कहा, 6 साल हो गए हैं, उस बात को मूव ऑन करो और भूल जाओ सब। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, समझे तुम? मनन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गए अपना बदला? नहीं न, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? मूव ऑन करना आसान नहीं है डियर ब्रदर। तुम दोनों वाइन एंजॉय करो, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि दो सेलिब्रेशन है। काव्यांश सवालिया नजरों से मनन को देखने लगा। काव्यांश ने मनन से पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो? मनन मजाकिया हंसी हंसते हुए अपने जूस के गिलास को काव्यांश के वाइन गिलास से टच करते हुए कहा, चेज, आज हम किसी की खुशी और किसी के गम दोनों को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि आज हमारी गुड़िया का बर्थडे है और गम इस बात का है कि तुम्हारी दुश्मन और मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम की आज डेथ एनिवर्सरी भी है। एंजॉय। इतना कहकर मनन वहां से चला गया। मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की सफेद साड़ी पहने हुए एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। वो लड़की उस साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, आखिर वह थी ही इतनी खूबसूरत। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद हर इंसान उस लड़की को देखकर हैरान था और साथ में उदास भी हो रहा था, क्योंकि उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी की फुनरल से वापस लौट कर आई है। लड़की का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उस लड़की ने अपने ब्लूटूथ के थ्रू किसी से कहा, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब शतरंज का हर मोहरा मेरे हिसाब से चलेगा। अब इस शतरंज की गेम में आएगा, क्योंकि अब ये गेम बराबरी का होगा। इतना कहकर वो लड़की एक वाइट कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गई। माथुर हवेली। संजय माथुर के चेहरे पर जहां बेहद खुशी थी, वही काव्यांश को देखकर वह थोड़ा सा डर गए थे। उन्हें डर था कि काव्यांश कुछ ऐसा न कर दे कि जिससे उनकी यह पार्टी खराब हो जाए और आने वाले एमएलए इलेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़े। आन्या अपने तीनों भाई से मिलकर बहुत खुश थी। वह अपनी पूरी फैमिली के साथ केक काटने के लिए खड़ी थी कि तभी माथुर हवेली का लिविंग एरिया अंधेरे में समा गया। सभी लोग हैरान हुए, सभी बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए, लेकिन तभी एक वाइट लाइट माथुर हवेली की सीढ़ियों पर पड़ी जो लिविंग एरिया में आती थी। सीढ़ी पर एयरपोर्ट वाली लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी। वहां मौजूद हर शख्स उसको देखकर शॉक्ड हो गया। किसी को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई तो किसी को ऐसा लगा जैसे उस हवेली की छत टूटकर उनके ऊपर गिर गई। सामने खड़ी लड़की को देखकर किसी के भी होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। सबकी आंखों में एक अजीब से बेचैनी और एक अजीब सा डर था और बहुत सारे सवाल थे। लेकिन सीढ़ी खड़ी लड़की ने उन सभी के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज। मनन जो हवेली के मेन गेट से बाहर जा रहा था, उस आवाज को सुन उसके कदम रुक गए। उस आवाज को तो वह हजारों के बीच में भी पहचान सकता था। उसके मुंह एक ही नाम निकला, कांच। उसने जल्दी से पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने उसकी कांच खड़ी थी। 6 साल बाद उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसके सामने था।
मनन दौड़ते हुए कांची के पास आकर सीढ़ियां चढ़ते हुए कांची को अपने सीने से लगा लिया। मनन कांची को खुद में ऐसे समाया था जैसे वो कांची को छोड़ेगा तो कांची फिर से हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू निकल गया। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोते? मर्द भी रोते हैं, उनके भी अपने इमोशंस होते हैं। ये सच है कि वह औरतों की तरह बात बात पर नहीं रोते, लेकिन कभी कभी रो देते हैं। और आज यही हाल मनन का था। अपनी जान से प्यारी दोस्त को अपने सामने देखकर सब कुछ भूल गया था, लेकिन उन दोनों का गले लगना किसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और वह था काव्यांश। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी वाइफ यहाँ आएगी। निधि जो कोने में जूस लेकर खड़ी थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने देखकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मनन को किसी लड़की के इस तरह गले लगते देख कियारा भी शॉक्ड थी। कियारा यहाँ अपने डैड के साथ आई थी क्योंकि उसके डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। माथुर हवेली के इस पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था और उसमें से कियारा के डैड भी थी। कांची उसी तरह खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्या करने कांची यहाँ आई है? काव्यांश को क्या सच पता चला है? माथुर हवेली। कांची ने मनन को धक्का दे दिया। कांची के मनन को धक्का देते देख सभी लोग शॉक्ड हो गए। कियारा की आंखें हैरानी से फैल गई। सभी लोग आगे बढ़े थे कि मनन का हाथ जो हवा में था उसे कांची ने अपने हाथों में लेकर कस कर पकड़ लिया। मनन हैरानी से कांची ने अपने हाथों में लेकर कस कर पकड़ लिया। मनन हैरानी से कांची को देखने लगा। कांची के धक्का देने से सभी की सांस रुक गई थी, लेकिन मनन को बचते देखकर सभी ने गहरी सांस ली। कांची ने एक झटके से मनन को अपनी तरफ खींच लिया। कांची मनन का हाथ छोड़कर जैसे ही नीचे उतरने को हुई, मनन कांची के हाथ को पकड़कर कांची से पूछा, तुम जिंदा थी कांच? कांची मनन की तरफ पलटकर अपने हाथ को देख रही थी जिसे मनन ने पकड़ रखा था, और फिर मनन को देखती जिसके आंखों में ढेरों सवाल थे। कांची ने मनन के हाथ को झटकते हुए रुडली कहा, क्यों मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? यह अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे बाप और तुम सबकी जानी दुश्मन जिंदा कैसे बच गई। मनन कांची के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, कांच मेरी जान, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम तो अपने मान से ऐसे बात नहीं करती थी। कांची मनन के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, तब मैं और अब में बहुत फर्क है मिस्टर मनन माथुर, और प्लीज मेरी जान मत कहो। मेरी जान कहकर तुम लोगों ने मेरी जान ही ले ली थी। मनन को कांची का बिहेवियर बहुत तकलीफ दे रहा था। कांची को मन्ने के चेहरे पर तकलीफ साफ साफ दिखाई दे रही थी। कांची ने मनन से कहा, तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले जिस काम के लिए आई हूँ वह तो कर लूँ। इतना कहकर कांची सीढ़ियाँ उतरने लगी। कियारा कांची को देख काफी इम्प्रेस हो गई थी। उसे कांची बहुत ही क्यूट और इनोसेंट सी डॉल लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन कांची उसे काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि कांची एक अकेली ऐसी लड़की थी जो सबसे अलग दिख रही थी। उसकी चेहरे की मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसका स्टाइल, सब कुछ कियारा को अच्छा लग रहा था। उसे कांची से एक अलग फीलिंग आ रही थी, जैसे कांची उसकी अपनी हो। कांची चलते हुए संजय माथुर के पास जाने लगी तो बीच में काव्यांश आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से लेकिन धीरे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मुंबई क्यों आए? डॉक्टर ने तुम्हें ट्रैवल करने से मना किया था ना, तो तुम यहाँ आई कैसे है? कांची ने एक नज़र काव्यांश को देखते हुए काव्यांश से कहा, मुझे भी तुमसे यही पूछना है, तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे ना, तो यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहे हो? काव्यांश गुस्से से कांची के बिल्कुल करीब आकर कांची के एक शोल्डर को कसकर दबोचते हुए कहा, मुझे बातें दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे आंसर दो वरना। कांची ने बीच में कहा, वरना क्या? ये खोखली धमकी अपने डरपोक आदमियों को देना जिन्हें तुमने मेरे पीछे लगा रखा है, मुझे नहीं। छोड़ो मुझे काव्यांश, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ का गेम खेलूं। इतना कहकर कांची ने अपने हाथ पर से काव्यांश को हाथ को हटाने लगी तो काव्यांश ने और कसकर कांची के हाथ को कसकर पकड़ कर दिया, जिससे कांची की आह निकल गई।
काव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, बताओ मुझे। कांची ने कहा, ठीक है मत छोड़ो मुझे कायनिश, लेकिन यहाँ मुझे जितना लेट होगा तुम्हारी बहन को वहाँ उतनी तकलीफ होगी। कांची की बातें सुन काव्यांश ने कांची को तुरंत छोड़ दिया। कांची की बातें सभी ने सुनी तो सभी लोग पार्टी में इधर से उधर देखने लगे तो उन लोगों को आन्या कहीं नहीं दिखी। आन्या को न देख संजय माथुर का खून खौल गया। वो गुस्से से कांची के पास बढ़े तो बॉडीगार्ड ने आकर उन्हें रोक दिया। कांची सभी को इग्नोर करते हुए काव्यांश से कहा, अगर तुम्हारा मुझे घूरने से मन भर गया हो तो काम की बात कर लूं। काव्यांश ने कांची से कहा, क्या किया है तुमने मेरी गुड़िया के साथ और तुम ये सब क्यों कर रही हो, आर यू मैड? कांची ने मुस्कुराते हुए काव्यांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, गुड़िया के भाई मैंने अभी तुम्हारी गुड़िया के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले तो बहुत कुछ हो जाएगा और तुमने सच कहा, मैं पागल की आखिरी हद तक पागल हूँ। शौर्य और मनन दोनों कांची के सामने आकर कांची से पूछा, कैसा सवाल? सिचुएशन ऐसी थी कांची और उसके सामने काव्यांश, शौर्य और मनन खड़े, बाकी सब उनके पीछे खड़े थे। कांची ने कहा, अरे तुम तीनों पहले साइड तो हो तब ना मैं कुछ पूछ पाऊंगी, ऐसे खड़े हो गए हो जैसे बाराती का वेलकम करना है। शौर्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी और बताओ मेरी बहन कहाँ है? कांची अपने कान पर हाथ रखते हुए शौर्य को देखते हुए कहा, बेहरा करना है क्या? सामने तो खड़ी हूँ तो चिल्ला क्यों रहे हो? और आवाज नीचे, मुझे भी तुम्हारी तरह गला फाड़ना आता है मिस्टर शौर्य माथुर। कांची की बातों से कियारा की हंसी निकल गई। कियारा की हंसी सुन सभी कियारा को देखने लगे तो कियारा ने सबकी तरफ बशर्मों की तरह देखते हुए कहा, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कौन सा बम ब्लास्ट किया है? सिर्फ हंसी तो हूं तो ऐसे लुक देना बंद करो। सबने नजरें कांची की तरफ कर ली। मनन ने कांची से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो कांच? इसमें ऐनी की क्या गलती है? उसे क्यों इन सब के बीच घसीट रही हो? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी, मेरी मामा की भी नहीं थी और ना ही मेरे डैड की, तो हम तीनों को किस गुनाह की सजा मिली मिस्टर मनन माथुर, जरा बताएंगे? लेकिन एक गलती मेरी जरूर थी, तुमसे अच्छे की उम्मीद करने की। तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मुझे तुम पर गुरूर था कि इन 6 साल में सब बदल गया होगा, लेकिन तुम नहीं बदले होंगे। लेकिन तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया। तुम तो यहाँ अपने भाइयों के साथ ड्रिंक चेस करके एंजॉय कर रहे थे। तुम तो आखिरी बेशर्म निकले मनन माथुर। अरे काम से कम उस माँ के लिए थोड़ा नाटक कर लेते जो तुम्हें अपना बेटा मानती थी, लेकिन तुमसे तो इतनी भी इंसानियत नहीं निभाई गई। मनन ने अपने नजरें नीचे कर ली। कांची ने उन सभी के साइड से निकलकर संजय माथुर के बिल्कुल करीब आकर खड़ी होते हुए संजय माथुर की खून जैसी लाल आंखों में देखते हुए पूछा, मेरी मामा को कहाँ दफनाया है आपने, बताए मुझे। कांची के इस वर्ड से पार्टी में मौजूद हर कोई शॉक्ड रह गया। काव्यांश जल्दी से पीछे पलटकर कांची को देखने लगा। मनन ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य भी हैरान हो गया। संजय माथुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका चेहरा सफेद पड़ने लगा। कांची ने दोबारा चीखते हुए पूछा, मेरी मामा को कहाँ दफनाया है, बताए मुझे। कियारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। निधि की आंखों में आंसू था। संजय माथुर खुद को संभालते हुए तेज आवाज में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? पागल हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? कांची को अपने सामने खड़े उस हैवान पे बेहद गुस्सा आ रहा था। वह इतना कमीना था कि उसे ही झूठ बना दिया। कांची ने खुद को संभालते हुए कहा, तो आप नहीं बताएंगे तो ठीक है, भूल जाए कि आपकी कोई बेटी थी। कांची के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। मीनल माथुर जल्दी से कांची के पास आकर कांची के हाथ को पकड़कर कांची से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा जी? उसमें मेरी फूल सी बच्ची की क्या गलती है? उसने तो अभी दुनिया को सही से देखा भी नहीं है। उसे इतनी बड़ी सजा मत दो। कांची मीनल माथुर के हाथ को झटक दिया तो वह लड़खड़ाकर पीछे जमीन पर गिर गई। कांची ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है मिसेज माथुर, यह आपकी और आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है।
शौर्य जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर उन्हें जमीन से उठाते हुए कांची पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? ये सब कहते हुए वह कांची करीब बढ़ रहा था कि कांची ने एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और फिर कहा, पीछे रहकर बात करो वरना तुम्हारी सारी मर्दानगी यही निकाल दूंगी। शौर्य गुस्से कांची को मारने को हुआ तो मनन शौर्य को पीछे से पकड़ते हुए कहा, तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? भूल रहे हो यानी उसके पास है वो पहले वाली कांच नहीं जो सब बर्दाश्त करेगी। वह अन्या के साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। शौर्य मनन को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। साक्षी जी कांची के पास आकर कांची से कहा, हम बैठकर बात करते हैं बेटा, गुस्से में किया गया हर फैसला गलत होता है। आप आन्या को ये लेकर आए, हम फिर आराम से बात करते हैं। कांची ने उन सभी को देखते हुए कहा, तुम सब वाकई में बहुत ढीठ हो, किसी को भी अपनी बेटी नहीं प्यारी। जब तुम सबको कोई फिक्र नहीं तो मैं क्यों फिक्र करूं? अब जो उसके साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे, मैं नहीं। इतना कहकर कांची जाने लगी तो काव्यांश कांची की कलाई पकड़ कर कहा, गुड़िया कहाँ है? कांची ने भी उसी टोन में पूछा, मेरी मामा को कहा दफनाया गया, बता दो मैं आन्या माथुर को छोड़ दूंगी। अगर तुम सब ने मुझे नहीं बताया तो को मेरे साथ 6 साल पहले तुम लोगों ने करने की कोशिश की था वही आज आन्या का ए साथ होगा। तो सोच लो अपनी बेटी की इज्जत, यह मेरे मामा की कब्र, फैसला तुम सबका है। मनन ने संजय माथुर के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, किस बात का इंतजार कर रहे आप मिस्टर माथुर? अगर एनी को कुछ हुआ ना तो याद रखिएगा आपकी यह लंका को मैं खुद आग लगा दूंगा। संजय माथुर आज बहुत ही बेबस और कमजोर पड़ चुके थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। कांची ने ऐसी चाल चली थी कि उनके पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने ने सभी को जाने को कह दिया और सभी वहां से जाने भी लगे, क्योंकि किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी जो संजय माथुर के खिलाफ खड़ा हो। जो लोग भी पार्टी से बाहर जा रहे थे उन्हें वार्न करने के बाद जाने दिया जा रहा था। बाहर खड़े राणे सभी को धमकियां दे रहा था कि आज पार्टी में को कुछ भी हुआ है वह सभी बिल्कुल भूल जाएंगे, और अगर जिसने भी यह बात मीडिया तक पहुंचाने की हिम्मत की उसे उसके परिवार के साथ खत्म कर दिया जाएगा। सभी लोग डर भी गए और वहां से चले गए। कियारा जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे मजबूरन जाना पड़ा। निधि भी चली गई। अब उस बड़े से लिविंग एरिया में माथुर फैमिली और कांची थी। संजय माथुर ने कांची से कहा, अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन तुम भूल गई कि 6 साल पहले भी किसी में मेरे खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी और 6 साल बाद भी किसी में मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। संजय जी ने इतना ही कहा था कि कांची ने 6 साल पहले हुए सारी बातें सोचते हुए अपनी पूरी ताकत से संजय माथुर को जोर से धक्का दे दिया। वह इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे, इसलिए जमीन पर गिर गए। कांची उन्हें जमीन पर गिरे हुए देखकर कहा, कुत्ते को दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा है किसी ने। संजय माथुर के बर्दाश्त की खत्म हो गई। वह जमीन से उठकर जैसे ही कांची के करीब बढ़ने को हुई तो काव्यांश कांची की कलाई पकड़ कांची को अपने पीछे करते हुए संजय माथुर के सामने खड़े होते हुए दहाड़ते हुए कहा, डोंट टू डेयर मिस्टर संजय माथुर बीवी है वह मेरी, उस पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं करूंगा। काव्यांश का फोन रिंग किया तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने जब अपने पॉकेट से फोन निकला तो उसने फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख फोन पिक किया और कोल्ड टोन में कहा, बोलो। फोन के दूसरे साइड वाले इंसान पता न बड़ी ही ऐसा क्या कह रहा था कि काव्यांश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी भावें तन गई, माथे पर लकीरें उभरने लगी, आंखें खून के तरह लाल होने लगी, हाथ और गले की नसें तन गई। उसे देखकर सभी डर गए। संजय माथुर ने देखा सभी का ध्यान काव्यांश की तरफ है तो उन्होंने राणे को कुछ इशारा किया। राणे ने उस इशारे को पाते ही कांची के पीछे आकर कांची के सिर पर एक रोड दे मारा जिससे कांची की चीख निकल गई। काव्यांश आज पहली बार कांची के मुंह से अपने मॉम डैड की जगह काव्यांश का नाम निकला था। उस दर्दनाक चीख सुन सबने जब पीछे पलट के देखा तो कांची घुटनों के बल गिर गई। उसकी सफेद साड़ी खून से लाल होने लगी। काव्यांश की आंखें तो ऐसी हो गई जैसे वह सब कुछ जला देगा। वह जैसे ही कांची की तरफ बढ़ने को हुआ तो संजय माथुर के आदमियों ने काव्यांश को कसकर पकड़ लिया।
मनन की चीख निकल गई। कांच वह भी कांची की तरफ बढ़ने को हुआ तो उसको भी बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया। तीनों लड़कों को आदमियों ने पकड़ रखा था, वह तीनों ही मछली की तरह तड़प रहे थे। कांची के आंखों से आंसू बह गया। कांची को ऐसे देख काव्यांश को अपनी धड़कन रुकती महसूस हो रही थी। कांची के बॉडीगार्ड भी जमीन पर गिरे पड़े थे। राणे पीछे कांची के बाल को पकड़कर खींचते हुए संजय माथुर के पास ले जाने लगा। काव्यांश ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो उसे, अगर मैं तुम्हारे तक आया तो तुम्हारी मौत पक्की है। राणे काव्यांश को पूरी तरह से इग्नोर कर कांची को बालों से घसीटते हुए संजय माथुर के कदमों में लाकर पटक दिया। संजय माथुर कांची के पास घुटने पर बैठते हुए कांची के बालों को पीछे से पकड़कर कांची के चेहरे को ऊपर कर देखते हुए कहा, बहुत उड़ रही थी ना तुम, लेकिन तुम फिर से मुझे कम आंकने की कोशिश की। इतना कहकर उन्होंने कांची के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया तो वह जमीन पर मुंह के बल गिर गई। मानव माथुर खड़े मुस्कुरा रहे थे, आखिर वह भी यही चाह रहे थे। क्या होगा आगे? कांची की ऐसी हालत देख काव्यांश तड़प उठा। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी सोलमेट को उसके अलावा कोई और भी दर्द देगा। ये हक तो सिर्फ उसका था, तो किसी और ने उसकी सोलमेट को दर्द कैसे दिया? यही सोचते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से उन सभी आदमी को जामिन पर पटक दिया और जैसे ही कांची की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि कांची जोर जोर से हंसने लगी। कांची की वह हंसी उस हवेली के बड़े से लिविंग एरिया में गूंज उठी। उसकी हंसी से लिविंग एरिया में मौजूद लोगों के माथे पर सिकन पैदा हो गई। कांची को ऐसे हंसते देख सबको लगा कि रॉड लगने की वजह से कांची पागल हो गई है। कांची हंसते हुए खुद को संभालते हुए जमीन से उठकर खड़ी हुई और फिर अपने सामने खड़े संजय माथुर की खून जैसी लाल आंखों में देखते हुए कहा, बस इतनी ही ताकत थी तेरे पास कमीने इंसान। तुझे आता ही क्या? सिर्फ औरतों पर हाथ उठाना, उन्हें डराना, धमकाना और जो तुम्हारे खिलाफ जाए तो उसे मार देना, और उसे तुम अपनी मर्दानगी समझते हो। तुमने बिल्कुल गलत कहा, दोगले इंसान। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे कम समझने की गलती की। इस बार मेरी हर दर्द और हर चोट की कीमत तेरी जान से प्यारी बेटी चुकाएगी। तू जितना मुझे दर्द देगा न उसके 2 गुना ज्यादा तेरी नन्ही सी जान को मिलेगा, जिसे तूने फूल की तरह पाला है। संजय माथुर कांची को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी माँ की तरह मैं तुम्हें भी यही गाड़ दूंगा। तुम्हें बहुत जानने का शौक है ना कि मैंने तेरी माँ को कहाँ दफनाया, तो सुन, जिस जगह तू पैर रख कर खड़ी है ना, मैंने तेरी माँ को वही दफनाया हुआ है। ये सुनते ही कांच के पैर लड़खड़ा गए। संजय माथुर की बातों ने तीनों लड़कों के सिर पर बम फोड़ा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा इंसान इतने नीचे गिर सकता है। कांची को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी धड़कनें रुक रही है। वह सफेद संगमरमर से बनी जमीन को घूर रही थी। संजय माथुर शैतानों की तरह हंसते हुए आगे कहा, मुझसे टकराने वालों का मैं यही हाल करता हूँ। मैंने तेरी माँ को इसी जगह इसलिए दफनाया ताकि रोज मैं उसके कब्र पर पैर रखकर चल सकूं, और मुझे ऐसा करते हुए बहुत खुशी होती है। मैं रोज उसकी कब्र पर पैर रखकर ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, और जब भी मुझे लगा कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तुम्हारी माँ के बारे में सोचता था कि कैसे उसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की और कैसे मैंने उसे अपने पैरों के नीचे दफन कर दिया। तुम्हारी माँ ने जाते जाते एक अच्छा काम कर गई। हवेली में मौजूद हर इंसान के दिल में मेरे लिए डर पैदा कर गई। हवेली का कोई भी इंसान अब मेरे खिलाफ खड़े होने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी माँ चाहती तो इस हवेली पर राज कर सकती थी, माशूका बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मथुर्स को ना बोलने की हिम्मत की और हमारे खिलाफ जाने के लिए तैयार हुई। इसलिए अब वो सबके पैरों के नीचे धूल बनकर रह गई। इसलिए तुमसे भी कह रहा हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी मौत इससे भी बदतर होगी। इतना कहकर संजय माथुर जैसे ही कांच के पास जाने हुए तो काव्यांश ने एक झटके से अपनी गन निकालकर संजय जी के पैरों के पास शूट कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से सभी डर गए। संजय माथुर 4 कदम पीछे हो गए। उनके सभी आदमी ने काव्यांश पर गन पॉइंट कर दी।
काव्यांश उन सभी को अपनी गुस्सैल नजरों से देखते हुए कहा, पालतू कुत्तों को इतना नहीं भौंकना चाहिए वरना बेमौत मारे जाते हैं। वो सभी बॉडीगार्ड काव्यांश की आंखें देख पीछे हो गए। काव्यांश कांचन के पास आकर कांची के एक शोल्डर को अपने हाथों में दबोचते हुए चिल्लाते हुए कांची से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है वैफी, अगर तुम्हें बदला लेना तो मुझसे कहती, मैं तुम्हारा बदला लेता। डैमेड, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हक है तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर। अब तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारे इस। काव्यांश के इस तरह झकझोरने से कांची हकीकत की दुनिया में वापस आई। उसकी आंखों के आंसू तो जैसे सूख गए थे। उसने तो सोचा था कि उसका सामने खड़ा संजय माथुर एक कमीना इंसान है, बल्कि कमीना भी नहीं दरिंदा है, लेकिन उस हैवान को दरिंदा कहना दरिंदे की बेइज्जती करना होगा। कांची संजय माथुर को घूर रही थी कि काव्यांश कांची की छीन को अपने 2 उंगलियों से पकड़कर कांची के चेहरे को अपने सामने करते हुए कहा, उसे नहीं, मुझे देखो, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुमसे बोलोगी कुछ। कांची ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर काव्यांश के समंदर जैसी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है काव्यांश, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमें दर्द देते हैं वही हमारे दर्द पर मरहम भी लगाते हैं, लेकिन आज वह बातें सच हो रही है। तुम मेरा बदला लेना चाहते हो ना काव्यांश, तो शुरुआत अपने बाप से करो और मार डालो अपने बाप को। कांची ने इतना ही कहा था कि काव्यांश कांची को खुद से दूर झटक दिया, जिससे कांची गिरते गिरते बची थी। कांची जिसके होंठ संजय माथुर के थप्पड़ से फट गया थे, वो उन्हीं जख्मी होंठों से कड़वी मुकुरहट से काव्यांश से कहा, क्या हुआ काव्यांश, क्या अब तुम अपनी वाइफ का बदला नहीं लोगे? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों धक्का दे दिया? काव्यांश खामोशी से अपने सामने खड़ी अपनी सिरफिरी वाइफ को देख रहा था। कांची आज सच में एक साइको लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे, सफेद साड़ी पर खून के निशान थे, होंठ फट चुके थे, गालों पर संजय माथुर की उंगलियों के निशान, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट। वो सच में आज एक साइको लग रही थी। मनन कांची के पास आकर कांची से कहा, कांच, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं मानता हूँ डैड एक मर्डर है, लेकिन चाचू ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो डैड का साथ भी नहीं दिया है, तो तुम चाचू के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने तो आज तक किसी में ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम? कांची मनन की बात को बीच में काटते चीखते हुए कहा, मनन माथुर, तुमने सही कहा, मेरा दिमाग में सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तुम बताओ, उस बेटी का दिमाग कैसे ठीक रह सकता है जिसकी माँ की इज्जत उसके सामने छीन ली गई हो? बताओ मुझे। मैं तुम सब से पूछती हूँ, क्या कसूर था मेरी मामा का? क्या कसूर था मेरा? और क्या कसूर था मेरा डैड का? कांची उंगली उठाकर सबको पॉइंट उंगली से दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सब ने मिलकर हमारी दुनिया उजाड़ दी, और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चाचू शरीफ और अच्छे इंसान हैं। अगर ऐसे अच्छे इंसान होते तो मैं दुआ करती हूँ दुनिया में एक भी अच्छा इंसान न बचे। कांची मनन के पास आकर मनन की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर माना, जिसे तुम शरीफ और अच्छा इंसान कह रहे हो ना, असलियत में वह एक भेड़िया और वहशी दरिंदा है जिसने मेरी मामा जी इज्जत को छीन लिया, उनके साथ जबरदस्ती की, उनका रेप किया है तुम्हारे चाचू ने। तुम्हें पता है मामा उस रात के बाद से पागल सी हो गई थी, हर वक्त चीखती थी, और वो मुझसे कहती थी कि कांची, आपकी मामा गंदी हो गई है, आप मुझे मत छुए वरना आप भी गंदी हो जाएंगी। वो मेरे सामने अपने बॉडी को खरोचते हुए कहा कि मेरी मामा को मानक माथुर ने गंदा कर दिया है। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से मौत की भीख मांग रही थी। रातों को सोते सोते चिल्लाने लगती थी, दिन में किसी अंधेरे कोने में बैठकर खुद को नोचने लगती थी। वक्त तो वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरी मामा उस रात में कैद हो चुकी थी। अपने मामा को उस रात से निकालने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए मैंने मानव माथुर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी का पहला केस मेरी जिंदगी की बर्बादी बनेगा। कांची के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, आंसू रोकने वजह से उसके गले में गला भर आया था, उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। कांची ने फिर भी आगे बोलने की कोशिश की और कहा,
21 साल लड़की ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, अपनी मां को पहले जैसा बनाने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट के तीसरी हियरिंग में मेरी मामा को संजय माथुर ने उठवा लिया। इस बीच संजय माथुर ने बहुत बार डराने की धमकाने की कोशिश, लेकिन मैं अड़ी रही। मेरी मां के गायब होने के बाद संजय माथुर मुझसे जैसा कहा वैसा मैंने किया, क्योंकि मुझे मेरी मां मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन एक दिन उसने मुझे उठवाकर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया और एक दिन आकर बताया कि उसने मेरी मां को जिंदा ही गाड़ दिया। मैं उस अंधेरे कमरे में 1 महीने रही और 1 महीने बाद मुझे संजय माथुर ने मुंबई के बम-1 में बेच दिया और बार के ओनर से कहा कि मेरी जिस्मों खेलने के बाद मुझे भी मार डाले। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं मरी नहीं, जिंदा थी। 1 साल बाद मुझे होश आया तो मैं उदयपुर एक हॉस्पिटल में थी। मुझे चारों तरफ से मशीनों ने जकड़ रखा था। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन जब मैं पूरी तरह से ठीक हुई तो तब तक सब कुछ बदल चुका था। मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में एक बात ट्रिगर करी कि इतनी कोशिशों के बावजूद मैं मरी नहीं, जिंदा रही, जिसका सीधा मतलब था कि माथुर फैमिली की बर्बादी मेरे हाथों से लिखी है। मैं 5 साल से हर रात तड़पती रही। मुझे हर रात अपने मामा का चेहरा याद आता रहा, जो बेबसी से और दर्द से बिल्कुल मुरझा गया था। उनकी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई देती है। 1 साल बाद जब मुझे होश आया तो मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे समझोगे मनन, तुम मुझे ढूंढोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सबकी तरह तुम लोगों ने भी उन्हीं बातों पर यकीन कर लिया जिस पर दुनिया ने किया था। किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं एक पल में सबके लिए दुश्मन बन गई। किसी ने मुझे भगोड़ी समझ लिया तो किसी ने मुझे मक्कार और किसी ने मुझे अपना दुश्मन। मुझे उस गुनाह की सजा देने लगे लोग जो मैंने कभी किया ही नहीं था। क्या कसूर था मेरा जो मुझसे सब छीन लिया गया? शौर्य ने कांची के पास आकर कांची से कहा, अगर यह सच है तो 6 साल पहले वाला सच क्या था? जो चाचू के खिलाफ केस था, वह क्या था? क्या वह सच नहीं था? क्या तुमने चाचू के खिलाफ कुछ झूठ नहीं कहा था? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि चाचू का माथुर फैमिली में कोई हिस्सा नहीं है? आखिर तुम्हारी वजह से चाचू को माथुर हवेली और माथुर बिजनेस को छोड़कर जाना पड़ा। कांची ने शौर्य को देखते हुए कहा, तुम लोग 6 साल पहले भी बेवकूफ़ी थे और 6 साल बाद भी बेवकूफ़ी हो। तुमने कभी सोचा नहीं मिस्टर शौर्य माथुर, जिस इंसान को उसके घर और बिजनेस से निकाल गया हो वो इंसान बेशर्म की तरह मुंह उठाकर क्यों चला आता है? जिस भाई ने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से धक्के मारकर निकाला हो वह फिर भी उसी हवेली में आकर उसी भाई की बेटी की बर्थडे पार्टी क्यों एंजॉय करता है? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि 6 साल पहले ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था। 6 साल पहले सीएम का इलेक्शन करीब था। कोर्ट में हैरेसमेंट का केस फाइल होने की वजह से संजय माथुर डर गए थे, क्योंकि भाई की गई गलतियों की वजह से वह अपनी सीएम की कुर्सी खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। मेरे हैरेसमेंट के केस को कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी का केस बना दिया और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया गया और बताया और दिखाया गया कि मिस्टर मानव माथुर की लॉयर ने एंड टाइम पर अपने क्लाइंट के साथ धोखा किया और उनकी सारी प्रॉपर्टी को उनके अपोजिट संजय माथुर को ट्रांसफर कर दी, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और इसी वजह से वह लॉयर ये शहर को छोड़कर चली गई। शौर्य माथुर, तुमसे अच्छा कौन जानता है कि मीडिया और रिपोर्टर दुनिया को जो दिखाती दुनिया उसी पर यकीन करती है। 1 महीने पहले जब तुम्हारा स्कैंडल हुआ था तब किसी ने तुम पर यकीन किया था नहीं ना, क्योंकि दुनिया मीडिया पर यकीन करती है। इंसान चीख चीख कर मर भी जाए तब भी ये दुनिया उस पर यकीन नहीं करती। अंशी तीनों को देखते हुए कहा, अब तुम तीनों मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ थी? अपनी मामा को इंसाफ दिलाना गलत था या पावरफुल लोगों से टक्कर लेना गलत था? मैं तो सब कुछ हार गई थी 6 साल पहले, लेकिन माथुर सब कुछ जीत गए, पावर, रेपुटेशन, पैसा, सब कुछ, और मैं अकेला रह गई। काव्यांश ने अपनी सुर्ख आंखें बंद कर ली, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसे फोन आया था वह अरुण का था। अरुण ने भी यही सब बताया था जो कांची ने बताया था।
कांची जमीन पर गिर गई। उसे जमीन पर अपनी मामा की डेड बॉडी दिख रही थी। उसे अपने कांपते हाथ को संगमरमर रखकर कहा, मैं वादा करती हूँ मामा, मेरे बदले की आग में यह माथुर फैमिली का हर मेंबर जलेगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मुझे बिना गलती की सजा मिली, उसी तरह इस माथुर फैमिली के हर बेटे और बेटी को मिलेगी, और इसकी शुरुआत आन्या से होगी। कांची के वर्ड सुन सभी शॉक्ड हो गए। मीनल माथुर कांची के सामने बैठते हुए कहा, बेटा जी, हम मानते हैं हम सब ने 6 साल पहले आपके साथ गलत किया था, लेकिन इसमें आन्या की क्या गलती है? वो तो बहुत छोटी है, उसे इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा। कांची ने हंसते हुए कहा, मैं भी छोटी थी मिसेज माथुर, जब मैं आपके पास आकर गिड़गिड़ाकर अपनी मामा की जिंदगी की भीख मांग रही थी, तब आपने मुझे क्या कहा था कि आपको मेरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही। आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप अपने हस्बैंड प्यार करती है और उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। तो आप भी सुनिए, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही है। तैयारी कीजिए अपनी बेटी की मौत देखने के लिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में इस लिविंग एरिया में आपके बेटी की लाश होगी। क्या होगा आगे? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।